और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन डिस्कस करेंगे। सो लोकली प्रोटीन की डाइजेशन दो जगहों पर होती है। फर्स्ट वन इज स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन। इंजाइमेटिकली देखा जाए तो प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक के से रिलीज होने वाले इंजाइम से होगी, इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाले इंजाइम से होगी और पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले इंजाइम से होगी। वन बाय वन हम डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक टर्म को क्लैरिफाई करेंगे, दैट इज जाइमोजन। जाइमोजन क्या है? जिन इंजाइम्स ने प्रोटीन्स की डाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है वो जब रिलीज होंगे तो वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, फिर उनकी एक्टिवेशन होगी। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंजाइम्स इज कॉल्ड जाइमोजन और इसे प्रो इंजाइम भी कहते हैं। इसकी इनएक्टिवेशन की रीज़न क्या है? तो इन इंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है इन पर कुछ अमाइनो एसिड सीक्वेंस मौजूद होगा जो कि इनकी एक्टिव साइट को कवर कर लेगा। जब एक्टिव साइट को ये कवर कर लेंगे तो एक्टिव साइट एक्सपोज नहीं होगी और एक्सपोज नहीं होगी तो इन पर आके सबस्ट्रेट नहीं लगेगा और प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं होगी। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस को रिमूव कर देंगे और जब ये रिमूव हो जाएंगे तो इंजाइम्स की एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी और इस तरह इनकी एक्टिवेशन होगी। इसके बाद हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम्स को हम पेप्टाइडेजेस कहेंगे। पेप्टाइडेजेस इसलिए कहेंगे क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड की क्लीवेज करेंगे। पेप्टाइडेजेस दो तरह के हैं, विच आर एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेजेस। एंडोपेप्टाइडेजेस वो होंगे जो कि सेंटर से पेप्टाइड बॉन्ड की क्लीवेज करेंगे। इसके मुकाबले में एक्सोपेप्टाइडेजेस वो पेप्टाइडेजेस होंगे, वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होंगे जो कि एंड से प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड की क्लीवेज करेंगे और डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड है, इसमें ये ए अमाइनो एसिड है, बी, सी, डी और ई अमाइनो एसिड है। ये इस पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है। एंडोपेप्टाइडेजेस सेंटर से क्लीवेज करेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देंगे। इसके मुकाबले में जो एक्सोपेप्टाइडेजेस हैं वो एन टर्मिनल पर एक्ट करेंगे या सी टर्मिनल पर एक्ट करेंगे और कॉर्नर वाले पेप्टाइड बॉन्ड की क्लीवेज करेंगे। इसके अलावा एक्सोपेप्टाइडेजेस दो तरह के होंगे, एक अमाइनो पेप्टाइडेजेस एंड नंबर 2 इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। अमाइनो पेप्टाइडेजेस वो होंगे जो कि एन टर्मिनल पर मौजूद पेप्टाइड बॉन्ड की क्लीवेज करेंगे और डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस वो होंगे जो कि एक सी टर्मिनल पर एक्ट करेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देंगे। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइडेजेस। अब हम अपना मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। इट विल बी डन बाय इंजाइम्स रिलीज फ्रॉम स्टमक, फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम पैंक्रियाज। तो सबसे पहले हम स्टमक में डाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर देंगे। गैस्ट्रिक जूस में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, नंबर 1 इज़ HCl एंड नंबर 2 इज़ पेप्सिनोजन। HCl के फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो HCl के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर 1 इज़ किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियाज जो हमारे फूड में मौजूद हैं उन्हें किल कर देगा। नंबर 2 इज़ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, फूड में जो भी प्रोटीन्स मौजूद होंगे ये उनकी डीनेचुरेशन कर देगा और जब प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन हो जाएगी तो ईजिली उन पर पेप्सिन एक्ट करेगा और उनकी डाइजेशन कर देगा। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन एक जाइमोजन है, इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, इस पर HCl एक्ट करेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा इनटू पेप्सिन। इस तरह पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाएगा पेप्सिन में। अब क्या होगा, पेप्सिन प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा, प्रोटीन्स की डाइजेशन शुरू कर देगा। तो पेप्सिन जब प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा तो ये प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन कर देगा इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड सम फ्री अमाइनो एसिड। इस तरह हमारे स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन कंप्लीट होगी। अब हम डाइजेशन बाय पैंक्रियाटिक एंजाइम डिस्कस कर लेते हैं कि पैंक्रियाटिक एंजाइम कैसे प्रोटीन्स की डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर हुई तो एक हार्मोन रिलीज़ होगा जिसे हम कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा और पैंक्रियाज से जाइमोजन रिलीज़ हो जाएंगे और हमें पता है जाइमोजन इनएक्टिव फॉर्म है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, तो जाइमोजन रिलीज़ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट थिंग जो कि होनी है वो है जाइमोजेंस की एक्टिवेशन। तो पहले हम देख लेते हैं कि जाइमोजन रिलीज़ कौन कौन से होंगे। तो ट्रिप्सिनोजन पैंक्रियाज से रिलीज़ होगा, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रो इलास्टेज और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये वो जाइमोजेंस हैं जो कि पैंक्रियाज से इंटेस्टाइन में रिलीज़ होंगे और डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले इन प्रो एंजाइम्स की और जाइमोजन की एक्टिवेशन होगी। तो एक्टिवेशन का प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी इंटेस्टाइन में एंट्रोपेप्टाइडेजेस रिलीज़ होंगे। ये एंट्रोपेप्टाइडेज
ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन अब एक्टिव हो गया और इसकी एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन जाएगा कीमोट्रिप्सिनोजन के पास, इसको एक्टिवेट कर देगा कीमोट्रिप्सिन में। यही ट्रिप्सिन प्रो इलास्टेस के पास जाएगा और इसको एक्टिव कर देगा इनटू इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म इलास्टेस। और यही ट्रिप्सिन अब जाएगा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस के पास और इसको एक्टिवेट कर देगा इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन की एक्टिवेशन होगी और ट्रिप्सिन बनेगा और ये ट्रिप्सिन बाकी सारे जाइमोजेंस को एक्टिवेट कर देगा इनटू देयर एक्टिव फॉर्म। अब ये जो एक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स की, ये डिग्रेडेशन में रोल प्ले करेंगे और डाइजेशन शुरू कर देंगे। डाइजेस्टिव प्रोसेस की हम स्पेसिफिसिटी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से एंजाइम किन पेप्टाइड बॉन्ड्स पर एक्ट करेंगे और उनको डिग्रेड करेंगे, उनकी ब्रेकडाउन करेंगे। तो ट्रिप्सिन स्पेशली आर्जिनिन उन पेप्टाइड बॉन्ड पर एक्ट करेगा जहां अमाइनो एसिड आर्जिनिन मौजूद होंगे या लाइसिन मौजूद होंगे। इसी तरह कीमोट्रिप्सिन फ्रीक्वेंटली उन पेप्टाइड बॉन्ड्स पर एक्ट करेगा जहां अमाइनो एसिड मीथोनिन मौजूद हो, फिनाइल एलेनिन मौजूद हो, टायरोसिन मौजूद हो, ट्रिप्टोफैन मौजूद हो या ल्यूसिन मौजूद हो। इसी तरह इलास्टेज उन पेप्टाइड बॉन्ड्स पर एक्ट करेगा जहां अमाइनो एसिड सीरीन मौजूद होगा, एलेनिन या ग्लाइसिन मौजूद होगा। इसी तरह हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेस है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एक तो एक्सोपेप्टाइडेस है और सी टर्मिनल पर एक्ट करेगा और सी टर्मिनल पर भी स्पेसिफिकली ये उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव करेगा जहां अमाइनो एसिड वेलिन मौजूद हो, एलेनिन मौजूद हो, ल्यूसिन मौजूद हो या आइसोल्यूसिन मौजूद हो। सो दिस इज स्पेसिफिसिटी ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोटीन्स पर एक्ट करेंगे और प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन शुरू कर देंगे। प्रोटीन्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड फ्री अमाइनो एसिड। अब इन पर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स भी एक्ट कर चुके हैं और इनकी डिग्रेडेशन कर देंगे। जब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इन पर एक्ट करेंगे और डाइजेशन करेंगे तो ओलिगोपेप्टाइड्स बनेंगे। अब इंटेस्टिनल एंजाइम्स इन ओलिगोपेप्टाइड्स पर एक्ट करेंगे और फ्री अमाइनो एसिड बना देंगे। इंटेस्टिनल एंजाइम्स कौन से हैं जो इंटेस्टाइन से रिलीज होंगे, एंड दे इंक्लूड अमाइनो पेप्टाइडेसिस एंड डाई एंड ट्राई पेप्टाइडेसिस। सो दीज आर इंटेस्टिनल एंजाइम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव प्रोसेस। इसको हम सम अप कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोटीन थे। प्रोटीन पर हमारे स्टमक में पेप्सिन ने एक्ट किया और पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ दिया इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड फ्री अमाइनो एसिड। अब इन पॉलीपेप्टाइड पर हमारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ने एक्ट किया और इनको डिग्रेड कर दिया इनटू ओलिगोपेप्टाइड। जब ये ओलिगोपेप्टाइड में डिग्रेड हो गए तो इन पर एक्ट करेंगे हमारे इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो कि इंटेस्टाइन से रिलीज होंगे और ओलिगोपेप्टाइड्स को अल्टीमेटली डिग्रेड कर देंगे इनटू फ्री अमाइनो एसिड। इस तरह डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ प्रोटीन कंप्लीट होगा और ये फ्री अमाइनो एसिड हमारे इंटेस्टाइन में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। डाइजेशन डिस्कस करने के बाद अब हम एक डाइजेस्टिव एबनॉर्मेलिटी डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्टीटोरिया। स्टीटोरिया में क्या होगा कि हमारे पैंक्रियाज डैमेज होंगे, उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कायरोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इंटेस्टाइन में रिलीज़ नहीं होंगे। जब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज़ नहीं होंगे तो प्रोटीन्स और लिपिड्स की डाइजेशन नहीं होगी और जब प्रोटीन्स और लिपिड्स की डाइजेशन नहीं होगी तो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स और लिपिड्स ही बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे इन आवर फीसिस। So there will be presence of proteins and lipids in our feces और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टीटोरिया। अब हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन के जो सेल एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम कहते हैं एंट्रोसाइट्स। सो एंट्रोसाइट हमारी अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। एंट्रोसाइट में सोल्यूट करियर प्रोटीन मौजूद होंगे जिनके थ्रू अमाइनो एसिड ल्यूमेन से एंट्रोसाइट में एंटर होगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस होगा जिसके थ्रू अमाइनो एसिड ल्यूमेन से एंट्रोसाइट में एंटर होंगे। अब एंट्रोसाइट में एंटर होने के बाद ये ब्लड में एंटर होंगे बाय प्रोटीन लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। तो दूसरे एंड पे एंट्रोसाइट के प्रोटीन लिंक्ड ट्रांसपोर्टर मौजूद होंगे जिनके थ्रू हमारे अमाइनो एसिड एंट्रोसाइट से ब्लड में एंटर होंगे। सो हम इसे समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे अमाइनो एसिड मौजूद थे ल्यूमेन में, ल्यूमेन से एंट्रोसाइट में एंटर हुए, एंट्रोसाइट से ये पोर्टल वेन के ब्लड में एंटर हुए। पोर्टल वेन से हमारे अमाइनो एसिड जाएंगे पहले लिवर में
और लीवर से फिर ये दोबारा ब्लड में चले जाएंगे या मसल में चले जाएंगे जहाँ ये यूटिलाइज होंगे। एब्जॉर्प्शन के बाद हम एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्लिनिकल डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर सिस्टिनूरिया एंड सीलिक डिजीज़। सीलिक डिजीज़ क्या है? तो जब हम ग्लूटीन की इंजेक्शन करेंगे जो कि अमूमन व्हीट में या बार्ले में मौजूद होता है, तो हमारे इम्यून सेल्स बाज़ात एक्टिवेट हो जाएंगे और इम्यून मीडिएटेड डैमेज होगा हमारे इंटेस्टाइन का। हमारी इम्यूनिटी हमारे इंटेस्टिनल सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगी और जब हमारे इंटेस्टिन के सेल्स ही डैमेज हो जाएंगे तो अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और जब इनकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जो डिजीज़ डेवलप होगी इसे हम कहेंगे सीलिक डिजीज़। नेक्स्ट इज सिस्टिनूरिया। अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन के लिए डिफरेंट अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स मौजूद होंगे हमारे एंट्रोसाइट्स में, और यही ट्रांसपोर्टर्स हमारे नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स में भी मौजूद होंगे और अमाइनो एसिड की रीएब्जॉर्प्शन करवाएंगे। अगर इनमें से कोई एब्सेंट हो या डेफिशिएंट हो तो उस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की ना तो एब्जॉर्प्शन हो सकेगी इंटेस्टाइन में और ना ही नेफ्रॉन्स में इनकी रीएब्जॉर्प्शन हो सकेगी। इसमें के एक कॉमन एग्जांपल है सिस्टिनूरिया, जिसमें एक प्रोटीन अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर एब्सेंट होगा जिसने सिस्टीन की, ऑर्निथिन की, आर्जिनिन की और लाइसिन की एब्जॉर्प्शन करवानी है। जब ये एब्सेंट होगा तो इनकी एक तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, नंबर 2 हमारे नेफ्रॉन्स में चूँकि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन के बाद अमाइनो एसिड हमारे ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं, जब ये ट्यूब्यूल्स में मौजूद हैं तो इनकी रीएब्जॉर्प्शन होनी है वापस ब्लड में। अगर ये अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर एब्सेंट हैं जिन्होंने इन चारों अमाइनो एसिड की रीएब्जॉर्प्शन करानी है, अगर ये एब्सेंट हैं तो इनकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी और अल्टीमेटली हमारे यूरिन में सिस्टीन मौजूद होगी। इस कंडीशन को हम कहेंगे सिस्टिनूरिया।